वर्ल्ड एक रिसेशन की ओर जा रहा है। तो हम आज इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाह रहे थे। मैं रिसेशन को लेकर एक छोटी-सी हिस्ट्री बताना चाहूँगी। अगर पिछले 70 सालों को देखा जाए, तो 4 ग्लोबल रिसेशंस देखे हैं हमने। एक 1975 में, एक 1982 में, 1991 में और 2009 में। और 2009 का जो था, उसे सबसे बुरा रिसेशन माना जा रहा है पिछले 70 सालों का। और वो ज़्यादातर इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक़्त हाउसिंग मार्केट काफ़ी कोलैप्स हुई थी। इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो काफ़ी लो थे और कई लोन्स भी लोगों को दिए गए थे जो वो चुका नहीं पा रहे थे, और लंबा चला था, 1.5 साल चला था, दिसंबर 2007 टू जून 2009। और अब हम देख रहे हैं 2022-23 में कि हम शायद रिसेशन की ओर जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट आर द इंडिकेशंस के ग्लोबल रिसेशन हम क्यों जा रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपके क्या कमेंट्स हैं इसके बारे में? मैम, ग्लोबल रिसेशन मेनली हमारा जो इन्फ्लेशन कंसर्न था, इन्फ्लेशन ग्लोबली हर कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है अभी, चाहे हम डेवलपिंग की बात करें या अंडर डेवलप की बात करें या फिर जी, कम्प्लीटली डेवलप जो हमारे फ्रंट लाइन कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं, उनकी बात करें, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसको इन्फ्लेशन का असर नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे यूरोप और जी, यूएस की हम बात करें तो इन्होंने तो इस लेवल का इन्फ्लेशन देखा है जो उन्होंने पिछले 30-40 साल पे इतना इन्फ्लेशन नहीं देखा है। अब इन्फ्लेशन के कारण जो रेट हाइक भी किए जा रहे हैं काफी सारी कंट्रीज, स्पेशली हम डेवलप कंट्रीज की बात करें तो जीरो इंटरेस्ट हुँ, रेट या निगेटिव इंटरेस्ट रेट पे चल रही थी उनके हुँ, तो उनके वहाँ पे बिजनेस बहुत ईज था, मतलब बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए जो कैपिटल थी वो काफी अच्छे से मिल रही थी, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी अच्छी थी। अब जिन कंट्रीज ने इवन निगेटिव रेट या फिर जीरो इंटरेस्ट रेट पे काम कर रहे थे, अभी उनको भी रेट हाइक करने पड़ रहे हैं, तो समहाउ यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो रही है। और हैम्पर हो रही है उतना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इन्फ्लेशन यहाँ पे संभलता हुआ नहीं दिख रहा है। इन्फ्लेशन और हुँ, ज्यादा ही काफी जगह तो और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। जो हमारा प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन है, हुँ, पहले हम बात कर रहे थे कि सितंबर तक हम हो सकता है सितंबर के बाद थोड़ी सी कूल ऑफ देखने को मिले। अब वही जो सितंबर का पीरियड हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वो हमारा दिसंबर जा रहा है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी, जनवरी 23 पे, बिगनिंग ऑफ 23 पे हमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन पे कूल ऑफ देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे बहुत हुँ, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं पूरे ग्लोब के लिए ये भी नहीं बोल सकता कि दिसंबर में भी सिचुएशन एकदम हुँ, परफेक्ट ही हो जाएगी। हम अभी एजम्पशन लगा रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स या गवर्नमेंट जो स्टेप ले रहे हैं वो उन चीजों को हुँ, थोड़ा सा स्टेबल करेगी और हो सकता है हमें एक बेटर इन्वायरमेंट या बेटर इकोनॉमी फ्यूचर पे देखने को मिले। बट कुछ ऐसी जी, कंट्रीज भी हैं जिनका यहाँ पे रिसेशन या फिर इन्फ्लेशन का जो असर है लंबे टाइम तक चलने वाला है। अभी हुँ, फर्दर हम उन पे डिटेल पे भी बात करेंगे। जी। तो अगर अगर ये जो रिसेशन हो रहा है, तो ये कौन-सी कंट्री को अफ़ेक्ट कर सकता है ज़्यादातर? मैम, ज्यादातर किन कंट्रीज को इफेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैं हमारी जो मेजर कंट्रीज हैं उनमें एक एक कंट्री की को लेके चलता हूँ और उनपे एक छोटा सा एनालिसिस करके देखते हैं। लाइक सबसे पहले तो हम जी, यूएस को ही ले लेते हैं कि यूएस पे इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि हर कोई इंटरेस्टेड होता है कि यूएस पे कितना असर पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो जी, रेट हाइक का एग्रेशन है वो यूएस ही दिखा रहा है। और हम बोल सकते हैं कि बाकी मेजर जो सेंट्रल बैंक है यूएस के ही फुटप्रिंट में चल रहे हैं। तो काफी सारे सेंट्रल हुँ, बैंक ना चाहते हुए भी रेट हाइक उन्हें करना पड़ रहा है क्योंकि यूएस रेट हाइक कर रहा है। तो यूएस पे इन्फ्लेशन अभी हम जी, 8 to 9% के पीक पे देख रहे हैं। काफी टाइम से, मतलब हम काफी डेकेड पे बोल सकते हैं, कभी भी यूएस का इन्फ्लेशन इतना नहीं रहा। यूएस का जो इन्फ्लेशन है हमने 2 से 3% का ही देखा है। 2 से 3% का ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन हुआ करता था। अभी हम 8 से 9% का हुँ, इन्फ्लेशन देख रहे हैं, जो कि काफी काफी ज्यादा डरावना भी है यूएस इकोनॉमी के लिए। उसके लिए उन्होंने रेट हाइक हुँ, करनी स्टार्ट किया। रेट हाइक का जब ये सिचुएशन स्टार्ट हुई 0.5 के आसपास इनके फंड रेट थे। बेंचमार्क रेट यूएस का हमारा फेड के फंड रेट होते हैं, फंड रेट 0.5 पे थे, जिसको वो हाइक कर करके अभी 2.5 पे ला चुका है। एंड 2.5, अब 0.5 से 2.5 देख के तो अपन को बहुत ज्यादा यूएसली लग रहा है। बट ये जो 0.5 है ना,
ये पैंडेमिक अपना जो कोविड पैंडेमिक हुआ था उस पे हुआ था। कोविड पैंडेमिक पे लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए हम दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, सभी को याद हो, सभी मेजर सेंट्रल बैंक ने अपने रेट कट किए थे। तो उस टाइम पे यूएस ने भी अपने काफी एग्रेसिवली रेट कट किए थे, जिससे बाजार में लिक्विडिटी बनी रहे और लॉकडाउन का ज्यादा मतलब इन नॉर्मल लाइफ पे लोगों के फर्क ना पड़े। तो उससे पहले भी यूएस का 2.5 का रेट हुआ करता था प्री पैंडेमिक। अभी भी 2.5 का यूएस का रेट है, मतलब यूएस के रेट हाइक से इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हैम्पर होती हुई अभी तक नहीं दिख रही है। लेकिन इन्फ्लेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस का इन्फ्लेशन अभी भी आने वाले टाइम पे भी, आने वाले महीनों पे भी 7 से 9% के आसपास बना रहेगा। यूएस के इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा कूल ऑफ हम नहीं देख रहे हैं। अब उसके हिसाब से यूएस अगर फर्दर रेट हाइक करता है, जो हमें अर्ली इंडिकेशन पे दिख भी रहे हैं, तो 4% तक का रेट बढ़ा सकता है। जो ढाई है उसे 4% तक ले जा सकता है। इसके 75% चांसेस है अगर इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ। ये चांसेस जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं यील्ड के एनालिसिस के, मतलब जितना यील्ड मूव हुआ उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। और दूसरा फेड का जो फंड है उसके फ्यूचर्स होते हैं, फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन से जो मैं अपना एनालिसिस है उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। कोई रैंडम नंबर नहीं है। तो 4% तक ये बढ़ा सकते हैं, और 4% तक बढ़ाएंगे तो इसमें कितना इनको फर्क पड़ेगा उस पर हम बात करें तो यूएस इकोनॉमी पे काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट से हमें पता चलता है कि यूएस की सिचुएशन स्टेबल है या खराब है। अगर यहाँ पर रिसेशन होगा, रिसेशन का डर होगा, तो ऑब्वियसली लोगों की नौकरी जानी शुरू होंगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो यूएस का काफी टाइम से अभी स्टेबल ही है, और उसकी स्टेबिलिटी हम मानते हैं अगर 3.5 या 3.5 से कम हो। अभी 3.7 है, बट ऑन एन एवरेज 3.5 के आसपास चल रहा है। 3.5 का यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी अच्छा है। 3.5 या फिर बिलो 4, अगर बिलो 4 है मतलब एज ऑफ नाउ उनकी इकोनॉमी में कोई खास डंट हुआ नहीं है। उनके यहाँ जॉब्स, लोगों के पास जॉब है, लोगों को सैलरी मिल रही है, समहाउ इंडस्ट्री चल रही है, हम मान सकते हैं। डिमांड अभी मार्केट में डिमांड कम नहीं हुई है, और आने वाले टाइम पे भी हमें लगता है यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% के ऊपर नहीं जाएगा। ये 3.5 टू 3.5 टू 4 के आसपास ही स्टेबल रहेगा, जिसके कारण यूएस फर्दर रेट हाइक भी करता है तो उसकी इकोनॉमी में ज्यादा डेंट नहीं मिलेगा, ज्यादा डेंट लगता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे इनकी ग्रोथ रेट हैम्पर होगी, बट बहुत ज्यादा रिसेशन पे ये लंबे टाइम तक रहेंगे इसकी उम्मीद हमें नहीं लग रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज इनकी चल रही है। कंपनियां यहाँ पे हाथ खड़े नहीं कर रही, मतलब बैंक करप्सी वगैरह नहीं फाइल कर रही है, लोगों के पास जॉब है, जॉब नहीं जा रही है, और आने वाले टाइम पे भी हम यही सीख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे हम बोलेंगे कि इनका जो रेट हाइक है ये इनके इन्फ्लेशन को कूल ऑफ करने पे हेल्प करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट है रेट हाइक का, वो यूएस के लिए यहाँ पे काम करता हुआ फ्यूचर पे हम देख सकते हैं, और यूएस की इकोनॉमी पे हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे टेक्निकल रिसेशन आएगा, ग्रोथ रेट या तो न्यूट्रल हो गया, थोड़ी बहुत निगेटिव होगी, थोड़ी बहुत निगेटिव भी होगी, बट बहुत ज्यादा यहाँ पे यूएस इकोनॉमी पे हम पर होता हुआ नहीं देख रहे हैं। फिर तो यूएस पे हम रिसेशन का बहुत ज्यादा असर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद दूसरी इकोनॉमी की हम बात करें, यूके, ग्रेट ब्रिटेन, पाउंड, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, तो यूके ने भी काफी मतलब पिछले 4-5 डेकेड से 4%, 3%, 4% से ज्यादा का इन्फ्लेशन नहीं देखा है। नॉर्मली जो इनका इन्फ्लेशन होता है 1% से 3% के आसपास रहता है। अभी ये 10% टू डिजिट पे भी, अभी हालांकि रिसेंटली जो डेटा है उसको थोड़ा सा कूल ऑफ है, क्योंकि क्रूड के प्राइस गिर गए थे उसके कारण, बट इनका भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा डेडली है। 2 डिजिट में इनका फ्यूचर में भी इन्फ्लेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 15 to 18% तक इन्फ्लेशन यूके का जा सकता है। यहाँ पे कई सारे रीजन है। पहला रीजन मैं बता दूं, ब्रेक्जिट के बाद काफी सारी सप्लाई चेन इनकी हैम्पर हो गई थी, जिसका असर अभी मतलब आइडियली कम शब्दों में बोलूं, ब्रेक्जिट का पेन अभी तक यूके का खत्म नहीं हुआ है। ब्रिटेन का ब्रेक्जिट पेन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, एंड ब्रिटेन ब्रेक्जिट के कारण इनकी सप्लाई चेन हैम्पर है, अभी भी हैम्पर है। एंड अगेन यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस भी चल रहा है, काफी ज्यादा एनर्जी क्राइसिस के साथ फूड इन्फ्लेशन भी है,
कोर इन्फ्लेशन भी, यहाँ पे एक्चुअल मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन भी है, फूड इन्फ्लेशन भी है, सप्लाई चेन प्रॉब्लम भी है। रेट हाइक, जी, ये इंटर रेट्स नॉर्मली अभी हम ऑलमोस्ट नियर टू जीरो देख रहे थे, इन्होंने भी हाइक किया है 1.25 अभी यहाँ पे यूके का बेंचमार्क रेट चल रहा है। यूके हायर इंटरेस्ट रेट को सफर नहीं कर पाएगा। अगर यूके यहाँ पे 1.5, 1.4, 1.5 तक के रेट पे जाता है तो यहाँ पे इनकी इकोनॉमी पे रिसेशन का डर ज्यादा बढ़ेगा, इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा हैम्पर जी, होगी, इन्फ्लेशन इनका कूल ऑफ होता हुआ दिख नहीं रहा है, एनर्जी क्राइसिस इनका इमीडिएटली सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है, ब्रेक्सिट के कारण जो सप्लाई चेन हैम्पर हुई थी उसके अल्टरनेट बढ़ते हुए यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। तो यूके पे इन्फ्लेशन का काफी ज्यादा असर है। यहाँ पे हम आने वाले टाइम पे निगेटिव ग्रोथ रेट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूके के लिए। तो यूके जी, पे रिसेशन का असर हो सकता है और हम एक्सपेक्ट हुँ, कर रहे हैं लंबे टाइम तक यूके पे इन्फ्लेशन का असर बना रहेगा। देन हम जी, अगर फिर बात करें ओवरऑल यूरोपियन यूरोजोन कंट्रीज की, मैं इंडिविजुअल कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ। जब यूरोजोन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो मेजर इकोनॉमीज हैं, जर्मनी और फ्रांस, जिन पे जी, हमें डिस्कशन करनी चाहिए, उन पे थोड़े थोड़े बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम कोई मेजर ऐसी कंट्री नहीं है जो जिस पे हमें डिटेल डिस्कशन करना चाहिए। तो यूरोप पे भी 9% के आसपास इन्फ्लेशन चल रहा है। रेट जो रेट और इन्होंने भी कभी इनका भी इन्फ्लेशन 2% से ऊपर होता नहीं था। 2% से डायरेक्टली 9% का इन्फ्लेशन ओवरऑल यूरोप एरिया पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा जी, पेनफुल है। फिर हम रेट की बात हुँ, करें तो यहाँ पे रेट हाइक सबसे ज्यादा हैम्पर कर रहा है यूरोप को, क्योंकि जी, यूरोप न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट पे था, जीरो इंटरेस्ट रेट पे था। तो यहाँ पे जब आपके हुँ, बिजनेस पे जीरो इंटरेस्ट रेट पे आप इंडस्ट्रीज को ग्रो करते हो और उसके बाद थोड़ा सा भी अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ता है तो इंडस्ट्रीज ग्रोथ को ज्यादा हैम्पर करता है। एक नॉमिनल इंटरेस्ट रहने के बाद और एक जीरो इंटरेस्ट या नेगेटिव इंटरेस्ट से आप अगर पॉजिटिव इंटरेस्ट या हाई इंटरेस्ट आते हैं तो आपकी इकोनॉमिक्स को हैम्पर करता है। 0.4 के ऊपर है और फर्दर आना चाहते हो भी अगर यूएस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो उनको भी रेट हाइक करना पड़ेगा। और ओवरऑल यूरोप को बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ ग्रोथ पे स्ट्रगल करता हुआ हम देख रहे हैं। बहुत अच्छी इकोनॉमिकल ग्रोथ हमें यूरोपियन कंट्रीज की देखने को अभी नहीं मिल रही है। एंड हुँ, साथ ही मैं बात करूं, अभी अगर आप जर्मन कंपनीज की गूगल पे भी अगर जर्मन न्यूज़पेपर्स भी खोल के देखोगे तो काफी सारी कंपनी हैं, काफी सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो बैंक करप्सी भी फाइल करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि जी, जर्मनी की इकोनॉमी में कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट हर मेजर कंट्री पे यूरोप के इन्फ्लेशन बना हुआ है और ये हाई इंटरेस्ट रेट ये भी सब प्रेफर नहीं कर सकते। और एनर्जी क्राइसिस में जो सबसे ज्यादा हैम्पर हो रहा है, जैसे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जिसको सबसे ज्यादा असर मिला है, वो हमारा यूरोपियन कंट्रीज है। यूरोपियन कंट्रीज में काफी जी, सारे देश हो सकता है यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन खत्म होने के बाद भी इनके रिसेशन बने रहे काफी लंबे टाइम तक। जी, और यहाँ हुँ, पे जॉब्स में भी प्रॉब्लम है, जॉब्स डेटा भी उतने अच्छे फ्यूचर में हम हुँ, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और इन्फ्लेशन भी बहुत जल्दी यहाँ पे कूल ऑफ होता नहीं दिख रहा है जब तक इनका एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नहीं दिखेगा। तो जी, यूरोप अगेन, यूरोप और यूके ये दोनों ही कंट्री दोनों ही एरिया है जहाँ पे हम ज्यादा रिसेशन देख रहे हैं। हालांकि हुँ, यूरोप पे एनर्जी क्राइसिस ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यूके जो है वहां पे एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ ब्रेक्जिट का भी पेन है, तो अभी फॉर द टाइम भी हमें यूके पे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यूरोप पे हुँ, एज कम्पेयर यूके प्रॉब्लम कम होगा, बट में भी कोई हमें स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। यूरोप और जी, यूके ओवरऑल, यूके में भी अभी बैंक करप्सी के जो नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। हुँ, यूरोप अभी हुँ, बैंक करप्सी की लिस्ट में टॉप पे है। सबसे ज्यादा बैंक जी, करप्सी जो फाइल की गई है अभी इस क्वार्टर पे वो यूके हुँ, पे है। तो जी, यूके की कंपनीज उतनी स्ट्रगल नहीं है, बैंक करप्सी भी फाइल कर रही है। तो यूके यूरोप दोनों है। अब हम बात करते हैं दो हमारे एशियन साउथ एशियन कंट्री, इंडिया और चाइना की। जी, सबसे हुँ, पहले इंडिया देखें। इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, पहले भी हमारा इन्फ्लेशन 5 से 7% के आसपास था, अभी भी हमारा हुँ, 5 से 7% है। और फ्यूचर
आने वाले महीने में या फिर आने वाले टाइम पे भी हम देखें तो हम 5 to 7% का इन्फ्लेशन देख रहे हैं। मतलब ये हमारे लिए कुछ नया नहीं। अगर आप पहले हिस्टोरिकल डेटा भी देखो तो हम थोड़े से ऑब्वियसली कूल ऑफ हुआ था, इन्फ्लेशन कम हुआ था, बट हमारा ओवरऑल इन्फ्लेशन 5 से 7% ही चल रहा है। रेट्स हुँ, प्री पैंडेमिक रेट हमारे 5 के ऊपर थे, अभी भी 5.4 का हमारा रेट चल रहा है। मतलब यहाँ पे रेट भी हमारे इकोनॉमी को कोई हैम्पर करता हुआ नहीं दिख रहा है। एंड हुँ, इन्फ्लेशन को देखें, इन्फ्लेशन हमारा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर हम रेट हाइक नहीं भी करते हैं फ्यूचर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत रेट हाइक भी करेंगे, अगर हम 6 या 7 तक भी ले गए तो भी इतना ज्यादा हैम्पर नहीं कर रहा है। ग्रोथ की बात करूं तो यहाँ पे ग्रोथ G20 कंट्रीज में सबसे जो एग्रेसिव ग्रोथ हमें लग रही है वो इंडियन इकोनॉमी पे लग रही है। इंडियन इकोनॉमी 10% से भी ज्यादा की रेट से आने वाले टाइम पे ग्रो कर सकता है, एनुअल रेट से ग्रो कर सकता है, जो कि हमें बाकी किसी भी G20 इकोनॉमी के कंट्रीज में नहीं देखने को मिल रहा है। बट इंडिया के केस में हम 10% से भी ज्यादा का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन 5 से 7% पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और रिसेशन का असर हमें इंडियन इकोनॉमी पे कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। इसके कुछ और रीजन जी, भी है, उन पे भी अभी मैं बात करूंगा। उससे पहले इन फ्यूचर अगर ग्लोबल रिसेशन थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा तो हम देख सकते हैं, हम फर्दर हमारा इन्फ्लेशन उतना वो नहीं है, इन्फ्लेशन थोड़ा भी कूल ऑफ हुआ तो हो सकता है फ्यूचर में आरबीआई रेट कट की भी बात करना स्टार्ट कर दे। तो यूएस के जी। बाद जो दूसरी कंट्री है जो इसको हम सेफर हैंड पे रख रहे हैं वो है इंडिया। इंडिया पे भी हमें हुँ। इन्फ्लेशन का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। कई सारे सर रीजन है। यहाँ पे मैं सबसे आपको एक इंटरप्ट करना चाहूँगी यहाँ पे कि ग्लोबल रिसेशन जो है उसका असर इंडिया पे कितना हो सकता है रिसेशन का असर? मैम अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हम आप नॉमिनल डेटा भी देखो या फिर कुछ भी करो तो यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। हमारी ग्लोबल रिसेशन के कारण हमारी इकोनॉमी में कोई मतलब हार्डली 1-2% की इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, बट हम रिसेशन पे नहीं जाएंगे। एज ऑफ नाउ जो डेटा हमें जी। इंडिकेट कर रहे हैं, हम 10% अभी अगर सिचुएशन है यहाँ से इन्फ्लेशन और ज्यादा नहीं बढ़ा तो अब तो हम ग्रो कर रहे हैं, हम रिसेशन पे नहीं है, हम जी। बूमिंग इकोनॉमी पे हुँ, हैं। 10% से ज्यादा हम जी। ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इनकी सिचुएशन खराब भी होती है तो 10% का 7% 8% हो जाएगा, दैट्स इट। बट हम हुँ, रिसेशन में हुँ। जाते हुए नहीं दिख रहे हैं टेक्निकली। हमारे